हेलो। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हमने लास्ट क्लास में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने पढ़ना है। आपने कल पढ़ा था, हाँ जी, आपने कल पढ़ा था कि जो फैक्टर की प्राइस है, यानी कि साधन की कीमत है, फैक्टर प्राइस यानी कि साधन की कीमत को इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन करती है। आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कल पढ़ा था, और कल हमने पढ़ा था कि फैक्टर की प्राइस को इंडस्ट्री कैसे डिटरमिन करती है, इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन करती है। और जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमिन कर दिया, तो फर्म ने यह निर्णय लेना होता है कि उस कीमत के ऊपर कितने श्रमिकों को काम पे लगाना है। फर्म ने ये डिसीजन लेना है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को फिर क्या कहते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम साधन मांग का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि फैक्टर डिमांड थ्योरी कहते हैं। क्योंकि फर्म ये डिसाइड करती है कि जो मजदूरी, जो फैक्टर प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमिन की है, उस कीमत के ऊपर फर्म ये डिसाइड करती है कि कितने श्रमिकों को काम पे लगाना है। तो फर्म के दृष्टिकोण से ये फैक्टर डिमांड थ्योरी कहलाती है। और फर्म कितने श्रमिकों को काम पे लगाती है? फर्म उतने श्रमिकों को काम पे लगाती है जहां पर उनको दी जाने वाली मजदूरी यानी कि वेजेस उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर हो। यानी कि जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के बराबर होती है, उतने श्रमिकों को फर्म फिर क्या करती है? उतने श्रमिकों को फर्म काम पे लगाती है। जा ही नहीं रहा होगा, ये क्या हो रहा है? तो आपको मैंने बताया कि फर्म कितने श्रमिकों को काम पे लगाएगी, जहां पर मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर होगी, फर्म उतने श्रमिकों को काम पे लगाएगी। देखो, इसको हम इस टेबल से समझ रहे हैं। फैक्टर डिमांड बाय फर्म कितने, यानी कि फर्म कितने श्रमिकों की मांग करेगी। नंबर ऑफ वर्कर्स 1 2 3 4 5। मार्जिनल एमपीपी का मतलब है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि 10 8 6 4 2। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो मार्केट में किस रेट पर बिक रहे हैं। 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से प्रोडक्ट बिक रहा है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एमआरपी का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली? ये जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, इसको प्रोडक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, 8 को 2 से कर दिया 16, 6 को 2 से किया 12, 4 को 2 से 8, 2 को 2 से किया हमारा 4। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया फैक्टर प्राइस, यानी कि मजदूरों को, फैक्टर का मतलब है कोई भी फैक्टर, जैसे हम यहाँ पर हमने फैक्टर ले लिया लेबर, लेबर को क्या किस रेट पर वेजेस, कितनी वेजेस दी जाती है, तो फैक्टर प्राइस यानी कि वर्कर की वेजेस हमने फिक्स कर लिया कि वर्कर की वेजेस 8 रुपए है, 8 रुपए पर वर्कर अवेलेबल हो जाते हैं काम करने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म ने ये डिसाइड करना होता है कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमिन कर दिया है उस प्राइस के ऊपर कितने श्रमिकों को काम पे लगाना है, कितने वर्कर्स को काम पे लगाना है। तो फर्म उतने वर्कर्स को काम पे लगाती है जहां पर श्रमिकों की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उनको दी जाने वाली मजदूरी के बराबर हो। ठीक है, तो अब आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस कहाँ बराबर है, 8-8 पे बराबर है, 8-8 पे बराबर। तो इसके सामने देखो कितने वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, 4 वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं। अगर हम 4 वर्कर लगाते हैं तो श्रमिकों को दी जाने वाली उनकी मजदूरी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर है, तो 4 वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। इसको डायग्राम से समझाया गया। अब देखो इसको हम डायग्राम से कैसे करेंगे, इसी टेबल को हम डायग्राम से कर रहे हैं। इस टेबल को हम डायग्राम से कैसे करेंगे, देखो ये डायग्राम मैं बना के बता रही, किस तरह से डायग्राम बनेगा। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया लेबर, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे लेबर, कितने वर्कर काम पे लगा रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस। ठीक है, तो वर्कर कितने, 5 वर्कर हमने लगाए हैं, टेबल के हिसाब से बनाए, 1, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया 5। और वाई एक्सिस पर हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमारी 20 तक है, तो हम 4-4 ले लेते हैं, 4, और ये हो गया हमारा 8, और ये 12, और ये हो गया हमारा 16, और ये हमारा हो गया 20। हाँ जी, जब एक वर्कर लगाते हैं तो आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक वर्कर है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमारी 20 है। ठीक है, इसको आपने मिला दिया, एक वर्कर है और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी है, 20 है। 2 वर्कर है तो 16 है, ये आपकी होगी 16, और ये 2 वर्कर, 2 वर्कर है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 16 है। 3 वर्कर है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हो गई हमारी 12, तो ये आपका 3 वर्कर हो गए और 12 हो गया। 4 वर्कर के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, 4 वर्कर है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है 8, तो ये वर्कर हो गए 4 और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 8 हो गई। और 5 वर्कर के ऊपर कितनी है, 5 वर्कर के ऊपर है 4, ठीक है, ये 4 हो गई और ये हो गए वर्कर 5। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो हमारी ये लाइन बनेगी, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से ये जो लाइन हमारी बनेगी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन। तो एक फर्म कितने वर्कर को काम पे लगाएगी, जहां पर उनको दी जाने वाली मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर होती हैं, यही हमने सीखा पीछे। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है और वेजेस कहाँ बराबर है, वेजेस तो 8 दी जा रही है, ये 8 वाली लाइन आप आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये जो 8 वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई वेजेस की लाइन। तो जहां वेजेस और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आपस में काट रहे हैं, ये पॉइंट है, नीचे वर्कर कितने, 4। ठीक है, तो 8 वेजेस पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर है, तो 4 वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, उतने वर्कर काम पे लगाए जाते हैं जहां मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ लिया। अब उसके बाद, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया,
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पढ़ लिया और इसको हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पढ़ लिया और इसको हमने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया। ठीक है, अब थ्योरी हमारी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसकी क्रिटिसिज्म, आलोचना। ठीक है, आलोचना में पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन यानी कि अवास्तविक मान्यताओं के ऊपर आधारित है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब क्या है? हाँ जी, अनरियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब क्या है कि जैसे आपने अजम्पशन में पढ़ा था कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, क्या बात है, ये बड़ा नहीं होगा। हाँ जी, अजम्पशन में हमारा पहला पॉइंट क्या आ रहा है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब है ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है कौन सी अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? अनरियलिस्टिक अजम्पशन में हमारा पहला पॉइंट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी। लेकिन एक्चुअल में हम देखते हैं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो होती ही नहीं है। दूसरा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी अजम्पशन इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन भी नहीं होती। एक्चुअल में तो मार्केट में जो सिचुएशन होती है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन होती है। तो ये दोनों अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, अवास्तविक मान्यताएं हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की और परफेक्ट कंपटीशन की। इसलिए क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने इसकी आलोचना कर दी कि ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। दूसरी हमारी आती है अजम्पशन हेट्रोजीनियस। दूसरे हमारी क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है हेट्रोजीनियस फैक्टर्स, यानी कि असमान साधन। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो उत्पादन करने के सभी साधन है वो समान होंगे, लेकिन एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए जैसे हम वर्कर लगा रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम वर्कर लगा रहे हैं तो क्या सारे वर्कर समान होते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम वर्कर लगा रहे हैं तो क्या सारे वर्कर समान होते हैं? सारे वर्कर समान नहीं होते, यानी कि कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि स्किल्ड होते हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि सेमी स्किल्ड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारे वर्कर एक जैसे नहीं होते, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो अजम्पशन है यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, यानी होमोजीनियस फैक्टर्स होंगे, उत्पादन के सभी साधन एक समान होंगे, ये अजम्पशन भी गलत है। उत्पादन के सभी साधन एक समान नहीं होते, उत्पादन के सभी साधन अलग अलग होते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स हमारे स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट तीसरी अजम्पशन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? तीसरी अजम्पशन हमें दी हुई है इंडिविजिबल फैक्टर्स। इंडिविजिबल फैक्टर्स का मतलब क्या है? हाँ जी, इंडिविजिबल फैक्टर्स का मतलब क्या है? ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? इंडिविजिबल फैक्टर्स का मतलब है हम उत्पादन के साधनों को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, लेकिन ये अजम्पशन भी गलत है। क्या हम उत्पादन के साधनों को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं? हम उत्पादन के साधनों को छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते हैं। उत्पादन के साधनों को हम छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वर्कर है, क्या हम वर्कर को छोटे छोटे भागों में बांट दे तो प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह से मशीन को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसके सारे पार्ट्स अलग कर दें, तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी तो इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है
कि हम फैक्टर्स को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, तो ये एजम्पशन भी गलत है। हम फैक्टर्स को छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते, ये एजम्पशन भी गलत है। नेक्स्ट एजम्पशन आती है वन साइडेड, यानी कि एक पक्षीय। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लेबर की सप्लाई को तो कांस्टेंट मानती है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेके चलती है। तो इसका मतलब है लेबर की सप्लाई तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ जो वेज रेट डिटरमिन करती है, वेज रेट को डिटरमिन डिमांड के द्वारा किया जाता है। फैक्टर प्राइस को डिटरमिन कैसे किया जाता है? मांग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सप्लाई को तो इसने कांस्टेंट मान लिया, मजदूरों की मजदूरी को तो फिक्स मान लिया कि सभी वर्कर्स को रोजगार मिला हुआ है। तो मजदूरों की मजदूरी यानी कि फैक्टर प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाता है? सिर्फ केवल मांग से निश्चित किया जाता है, सप्लाई को ये कांस्टेंट मानती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये वन साइडेड है, यानी कि सप्लाई को नहीं लेती है, सिर्फ डिमांड को लेती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म का पॉइंट है लॉन्ग टर्म स्टेशनरी इकोनॉमी, यानी कि दीर्घकालीन स्थिर अर्थव्यवस्था। लॉन्ग टर्म स्टेशनरी इकोनॉमी का मतलब है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये मान के चलती है कि लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये मान के चलती है। लेकिन ये अजम्पशन भी गलत है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ठीक है, लोगों के टेस्ट भी बदलते हैं, प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आता है। लॉन्ग टर्म में ये सारे चेंजेस होते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की ये अजम्पशन कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये अजम्पशन भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म का, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या मान के चलती है कि हम हर उत्पादन के साधन की, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये अजम्पशन भी गलत है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बाकी के साधन है, रिसोर्सेज है, उनको हमें फिक्स रखना होगा। जैसे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन केवल वर्कर की हेल्प से नहीं होता। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल भी बढ़ाना पड़ता है, हमें टूल्स को भी बढ़ाना पड़ता है। इन सब को बढ़ाकर ही तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है कि हम हर उत्पादन के साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, हम लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। तो जो एक एडिशनल वर्कर लगाकर जो मजदूरी एडिशनल वर्कर लगाकर जो प्रोडक्शन बढ़ता है, वो केवल उसी वर्कर का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि मटेरियल बढ़ाया इसलिए भी प्रोडक्शन बढ़ा, टूल्स बढ़ाए इसलिए भी प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो ये कहना कि जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो केवल लेबर के बढ़ने की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन बढ़ता है वो कई फैक्टर्स को बढ़ाने से बढ़ता है, केवल एक फैक्टर को बढ़ाने से नहीं बढ़ता, कई चीजों को बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, हाँ जी देखो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा क्रिटिसिज्म का यही लास्ट पॉइंट था। अब उसके बाद जो इसके साथ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, ये लास्ट पॉइंट था क्रिटिसिज्म का, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आ रहा है, नेक्स्ट हेडिंग है हमने पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और फैक्टर प्राइसिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और फैक्टर प्राइसिंग को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा और एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्टर की प्राइस डिटरमिन करती है। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम डिमांड थ्योरी कहते हैं, क्योंकि फर्म ये निश्चित करती है कि जितनी इंडस्ट्री ने प्राइस फैक्टर की फिक्स कर दी है, इंडस्ट्री ने जितनी मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी है, उस मजदूरी की दर पर कितने श्रमिकों को काम पे लगाना है,
ये कौन डिसाइड करता है? ये फर्म डिसाइड करती है। तो हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से पढ़ा और डायग्राम से भी हमने समझा। और हमने समझा कि अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देखते हैं तो फर्म उतने वर्कर्स को काम पे लगाती है जहां वर्कर्स को दी जाने वाली मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वर्कर्स को दी जाने वाली मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उनको दी जाने वाली मजदूरी के बराबर होती है। जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और उनको दी जाने वाली मजदूरी दोनों बराबर होती है, उतने नंबर ऑफ वर्कर्स को काम पर लगाया जाता है। ये हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म के पॉइंट पढ़े और इसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, हमने क्या पढ़ा? ये जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, ठीक है, जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, ये तो केवल परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में लागू होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमारी क्या है? ये तो केवल परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में लागू होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन मार्केट में देखने को नहीं मिलती। एक्चुअल में तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन, अपूर्ण प्रतियोगिता हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो इस इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मजदूरों की मजदूरी कैसे निर्धारित की जाती है या फैक्टर प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है, ये हमने इसमें सीखना है। तो हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को जो पढ़ना है अंडर हमने जो फैक्टर प्राइसिंग को पढ़ना है वो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में फैक्टर प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में फैक्टर प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या किसने की है? इसकी व्याख्या की है मिसिज जॉन रॉबिन्सन ने इसकी व्याख्या की। ठीक है, मिसिज जॉन रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में साधन की कीमत को कैसे निर्धारित किया जाता है, इसकी व्याख्या मिसिज जॉन रॉबिन्सन ने की है। ठीक है, और इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है, हाँ जी देखो, इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन कई प्रकार का होता है। जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली भी आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोसोनी भी आता है। मोनोपोसोनी का मतलब है क्रेताधिकार। इम्परफेक्ट कंपटीशन की कई सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पर मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन ली है वो मोनोपोसोनी की सिचुएशन ली है, यानी कि क्रेताधिकार की स्थिति ली है। अब ये मोनोपोसोनी या क्रेताधिकार की स्थिति क्या होता है? मोनोपोसोनी बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उत्पादन के साधन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड केवल एक ही क्रेता के द्वारा की जाती है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करने वाला मार्केट में केवल एक ही बायर है। अर्थात एक विशेष क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन करने वाली एक ही कंपनी, एक पर्टिकुलर एरिया में वस्तु का उत्पादन करने वाली कंपनी एक ही है और वही मजदूरों को रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, और कोई कंपनी है ही नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही कंपनी है जो श्रमिकों को रोजगार देती है और कोई कंपनी है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये कंपनी अधिक श्रमिकों की मांग करेगी तो मजदूरी की दर बढ़ जाएगी। अगर कंपनी अधिक श्रमिकों की मांग करेगी तो क्या होगा? तो मजदूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कम मजदूरों की मांग करेगी, मजदूरों की मांग कम करेगी, कम मांग करने पर मजदूरी क्या हो जाएगी? अधिक। मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी श्रमिकों की मांग, यदि कंपनी अधिक श्रमिकों की मांग करती है तो मजदूरी की दर बढ़ जाएगी, और कम मांग करती है, ठीक है, मांग ही कम है तो मजदूरी इनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इनकी डिमांड ही नहीं है तो मजदूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने ये बताया है कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है।
वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, उसका उनका शोषण कैसे होता है? शोषण कैसे होता है? यानी कि उनको उनकी मार्जिनल वेजेस से कम वेजेस दी जाती है। शोषण इस तरह से होता है, एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से होता है कि जितनी उनकी वेजेस बनती है उससे कम उनको वेजेस दी जाती है। ठीक है, और इसी को हम डायग्राम से समझ रहे हैं कि वर्कर्स को उनकी मार्जिनल वेजेस से कम वेजेस दी जाती है और किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये चीज हम डायग्राम, इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में नीचे एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबर लिए और वाई एक्सिस पर क्या लिया? वेजेस लिया। ठीक है, और ये हमने लाइन डाली है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन। पहले मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन डाली, फिर उसके बाद हमने ये लाइन डाली है मार्जिनल वेजेस लाइन डाली है। ठीक है, तो वर्कर को कितनी वेजेस दी जाएगी? जहां पर ये मार्जिनल वेजेस वाली लाइन इस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को कट कर रही है, जैसे एम के ऊपर कट कर रही है, ठीक है, तो वर्कर को इतनी वेजेस देनी चाहिए, यानी कि एम एन वेजेस देनी चाहिए या ओ डब्ल्यू वेजेस वर्कर को देनी चाहिए। ठीक है, ये मार्जिनल वेजेस है, इसके नीचे एवरेज वेजेस वाली लाइन डाली है, लेकिन वर्कर को एम एन वेजेस देनी चाहिए, लेकिन इतनी वेजेस नहीं दी जाती। वर्कर को कितनी वेजेस दी जा रही? एक्चुअल, ये एक्चुअल वेजेस है, ये मार्जिनल वेजेस है, ये एक्चुअल वेजेस है। वर्कर को एक्चुअल में वेजेस दी जा रही है, ये इस लाइन को एवरेज वेजेस जहां काट कर रही है, यहाँ काट रही है, तो वर्कर को एक्चुअल में ये वेजेस दी जा रही है। ये हमें एन की जगह हमें कुछ और लिखना चाहिए, क्योंकि नीचे भी मैंने एन लिखा है, तो वर्कर को वेजेस या एन एन कह दो, वर्कर को वेजेस दी जा रही है एन एन, जबकि बनती कितनी है? जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेजेस को कट करेगी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेजेस को जहां कट करेगी, वेजेस बनती है एम एन लेकिन दी जाती है एन एन, तो ये जो डिफरेंस हुआ ना एम एन, इतना वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इससे हमें ये पता चला। ठीक है, इसको तो इसको मैं बना के डायग्राम बना के बता दूं कि किस तरह से वर्कर का इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसको हम डायग्राम से मैं हाथ से बना के दिखा देती हूँ। तो वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, ये देखो कैसे बनाया डायग्राम एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ये आपने लिखा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? लेबर लिए, कितने वर्कर हम काम पे लगा रहे हैं। वाई एक्सिस पर हमने लिए वेजेस और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये हमने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन डाली, ये हमने डाली मार्जिनल वेजेस की लाइन। ठीक है, इसके नीचे हमने डाली एवरेज वेजेस की लाइन। ठीक है, तो वर्कर को कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, कितनी वेजेस दी जानी चाहिए, जहां ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेजेस को कट करेगी, यहाँ कट कर रही है, तो वर्कर को यानी कि यहाँ से लाइन आप नीचे डाल दो, ओ एन वर्कर काम पे लगाए जाएंगे और उनकी जो मजदूरी बनती है, मजदूरी आप ओ डब्ल्यू कह दो या ए एन, इतनी उनकी मजदूरी बनती है। लेकिन वर्कर को मजदूरी दी कितनी जाती है? ये लाइन जहां पर एवरेज वेजेस को कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, मान लो इसका नाम हमने बी दे दिया, लेकिन वर्कर को मजदूरी दी कितनी जा रही है? ये ओ डब्ल्यू वन कह दो या बी एन कह दो, इतनी मजदूरी दी जा रही है, जबकि बनती है उनकी ए एन। तो इसका मतलब जो डिफरेंस ए एन और बी एन का डिफरेंस हो गया ए बी, इतनी कम मजदूरी दी जा रही है। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? इतनी कम मजदूरी दी जा रही है, हम इसको कहेंगे एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वर्कर का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि जितनी उनकी मजदूरी बनती है उससे कम मजदूरी उनको दी जाती है। तो ये हमने पढ़ा फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर की प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाता है। कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही था, तो आज के लिए हमारा इतना ही है, बाकी कल पढ़ेंगे।